नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आज है सवाल जवाब श्रृंखला, जिसमें आपके सवालों के जवाब हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और सवाल जवाब श्रृंखला को शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। सर, आज की जो सवाल जवाब श्रृंखला है उसको शुरू करना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगी गुरमीत जी का। गुरमीत जी का कहना है इनको साइटिका है और इनको L3 L4 में प्रॉब्लम है। इसके साथ ही ध्यान में जब भी सुखासन में बैठते हैं इनके पैरों में प्रॉब्लम दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या जब इनको पेन शुरू होता है तो फिर ये ध्यान कंटिन्यू नहीं कर पाते, ध्यान इनका टूट जाता है। तो क्या ये स्टूल का सहारा लेकर बैठ सकते हैं या कैसे बैठ सकते हैं? यस, देखिए, ध्यान में बैठने के लिए हमें आलथी पालथी क्रॉस लेग होकर बैठना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पत्री जी कहते हैं जो ध्यान है वो मुख्यतः मन की और आत्मा की बात है। तो हमें किसी भी आसन में हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बस अपने हाथों को आपस में मिला के रखना है और पैरों को एक दूसरे से क्रॉस करके बैठना है। कुर्सी पे भी स्टूल का सहारा लेके भी बहुत आसानी से ध्यान में बैठा जा सकता है। आलती पालती में बैठना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, जब उनका अभ्यास अच्छा स्थिर होने लग जाए, जब वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ जाते हैं, तब थोड़ा सा बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हुए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत पॉपुलर है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में हम नीचे बैठते हैं और अपने पंजों को पकड़ के अपने घुटनों को साइड में हिलाते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करते हुए अपने पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आप स्थिर होकर बैठें, चाहे आप कुर्सी पर ही बैठें। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप आराम से एक मुद्रा में बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान लगाया जा सकता है और रेगुलर ध्यान होगा तो आपके पैर की तकलीफ, आपकी साइटिका की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर, थैंक यू सो मच इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन जो व्यूअर्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि साइटिका क्या है, L3 L4 क्या है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या है, कि साइटिका को कैसे समझे। L3 L4 तो हमारे वर्टिब्रा, जो हमारे पीछे हमारे वर्टिब्राज होते हैं। L4 लंबार वर्टिब्रा है, 5 वर्टिब्रा लंबार वर्टिब्रा होते हैं। तो L4 L5 का पेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। L4 L5 के अलावा L3 L4 का भी पेन होता है। तो ये कॉमन सी बात है जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में। और साइटिका नर्व हमारे उसी रीजन से निकल के पैर में पीछे की तरफ से जाता है। तो बहुत बार जो हमारे कमर का दर्द है वो साइटिका से जुड़ा होता है। पैर में कोई दर्द, खिंचाव का दर्द हो तो साइटिका का दर्द भी होता है। एनर्जी मेडिसिन में हम इसको लोकली यांग एक्सेस और इनडिफिशियंसी मानते हैं। अगर पैर में उस रीजन में, उस नाड़ी में साइटिका नर्व जहाँ पे वहाँ पर यूबी मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, जो कि एक यांग नाड़ी है, वो गुजर रही है, उसमें सूर्य प्राण की कमी, सूर्य प्राण की अधिकता और पृथ्वी प्राण की कमी से ये तकलीफ होती है। तो अगर पृथ्वी प्राण को पैर में बढ़ा सके तो साइटिका दर्द ठीक हो जाता है। सर, ये कैसे करना है? मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर हैं गुरमीत, उनके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हाँ, बिल्कुल साबित होगा। उन्होंने अभी तो ध्यान के लिए पूछा है जी। तो ध्यान में ही हम ध्यान की बारीकियों को हम समझें। ध्यान में हमें शून्य होना है। सांसों पर ध्यान लगाते हुए अगर हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है। तो शून्य होकर अपने भीतर ऊर्जा के संचार को बढ़ाना है और ऊर्जा के संचार को जब बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने लग जाएगा, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र, सबसे नीचे जहाँ पर टेल बोन है, टेल बोन के पास में मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र में जब प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। मूलाधार चक्र जब मजबूत होगा, पृथ्वी तत्व जो हमारे भीतर बढ़ेगा, तो हमारे भीतर जो पृथ्वी प्राण है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जो पैर का दर्द है, कमर का दर्द है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो हमें चक्रों के बारे में पता ना भी हो, अगर हम सिर्फ ध्यान में नियम से बैठते रहें, 2 बार ध्यान में बैठना है और 1 बार में लगभग 1 घंटे के लिए बैठना है, तो आपके भीतर जब पृथ्वी प्राण बढ़ेगा, मूलाधार चक्र जब संतुलित होगा तो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर स्वाध्याय आप करते हैं, चक्रों के विषय में पढ़ते हैं,
चक्रों के विषय में समझते हैं तो इससे आपको हेल्प हो सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो तो आंख बंद करके बैठना ही है। चक्रों के संतुलन करने के लिए हम किसी मंत्रों का प्रयोग या कोई विजुलाइजेशन का प्रयोग का सलाह नहीं देते हैं। बहुत बार बहुत जगहों पे चक्र के लिए बताया जाता है, लेकिन जब चक्र का जिक्र हुआ, आपको स्क्रीन पर चक्रों का फोटो भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसको स्वस्थ बनाने की जरूरत है। अगर चक्र का जिक्र आया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मंत्र का प्रयोग करना है तभी जाके चक्र संतुलित होंगे। हम सिंपल आनापानसति मेडिटेशन दिन में 2 बार बैठेंगे, चक्र समय के साथ संतुलित हो जाएंगे। और कितनी देर के लिए बैठना है? जितनी उम्र है सिर्फ उतनी देर के लिए। हाँ, उससे ज़्यादा बैठ सकते हैं, लेकिन उतना, लेकिन जितनी उम्र है उतना हम बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं गुरमीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नीलम देवी का। इनकी एज 26 ईयर्स है। इनका कहना है कि इनको ब्रेस्ट में पेनलेस सिस्ट है और ये जानना चाहती हैं कि इसको विदाउट मेडिसिन कैसे हील करें। देखिए, जब भी हमारे शरीर में सिस्ट या कोई भी इस तरह के जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं, जब ये होता है तो समझना चाहिए कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। जैसे हम हर दिन अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई करते हैं, हमारे शरीर को भी सफाई की ज़रूरत है। और फिर कभी कोई दिवाली आती है, कोई त्यौहार आता है तो हम विशेष सफाई करते हैं घर की, तो वैसे ही शरीर को विशेष सफाई की ज़रूरत है। इनको डिटॉक्स समझने की ज़रूरत है और डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने शरीर को डिटॉक्स प्रॉपर कर लेते हैं तो ये जो सिस्ट है ये बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। डिटॉक्स टॉपिक को समझें, और डिटॉक्स करने के लिए हमने कई एपिसोड्स बनाए हैं। आप यूट्यूब पे हमारे डिटॉक्स पे कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो देख सकते हैं। जो मुख्य बात होती है वो समझना है कि उपवास करना, फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये डिटॉक्स का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा जूस लेना, मिलेट्स लेना, हम पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाना और ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से हम अपने को डिटॉक्स कर सकते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। हमारा पैर का अंगूठा और बगल की उंगली के बीच में ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको आपको बार बार दबाना है, खासकर जब आप ध्यान से बाहर आ जाते हैं उसके बाद। LV3 दबाने से डिटॉक्स होगा। और LV3 के अलावा हमें ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे घुटने के पास बाहर की तरफ होता है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपका जो सिस्ट है वो डिसॉल्व होने लग जाएगा। दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। जब तक LV3 पर आपको दर्द मिलता है तब तक LV3 को दबाना है। अगर LV3 पर दर्द आप रेगुलर दबाएंगे, दर्द मिलना बंद हो जाएगा, तब उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। ST36 पर जो आपको एक्यूप्रेशर करना है, इस पर रिलेटिवली आपको अधिक समय देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सेल्फ लव पर काम करना चाहिए। ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट सिस्ट हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो, ये सेल्फ लव, सेल्फ नरिशमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप अपना ख्याल जितना रखना चाहिए उतना नहीं रखते। सेल्फ लव यही है कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपने शरीर और मन की ज़रूरतों को समझते हुए अपना ख्याल रखते हैं। तो सेल्फ लव पे हमारे कई सारे एपिसोड्स हैं। डॉक्टर से पूछो में भी एपिसोड है और परिवर्तन भी है, वह भी आप देखें और सेल्फ लव पर काम करें। अपने आप को खुश रखने की कला सीखें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। जो काम करना अच्छा लगता है वो आप करें। सेल्फ लव आप बढ़ाएंगे तो ब्रेस्ट सिस्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सर्जरी के डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत आसानी से, ध्यान से, डिटॉक्स से और सेल्फ लव से ब्रेस्ट सिस्ट को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि नीलम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाकर। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ममता जेठवानी जी का। इनका कहना है कि इनके घुटने में, इनके लेफ्ट घुटने में काफ़ी दर्द रहता है और थायराइड भी है, जिसकी वजह से इनका वजन बढ़ रहा है। तो इससे आपसे सहायता चाहती है। देखिए, थायराइड को पहले हम समझें। इनके सभी, जब कभी हमें एक से अधिक रोग हो तो जो रोग सबसे पुराना है हमें उस पर सबसे अधिक समय देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर वजन बढ़ रहा है, इनको भी पता है कि थायराइड से वजन बढ़ रहा है, तो थायराइड पे विशेष काम करेंगे तो उनका ये ठीक होगा। थायराइड पे हमारा कंप्लीट 1 घंटे का एपिसोड है, आप उसको देखिएगा। मुख्य बातों को मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बता देता हूँ। थायराइड जो है हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा होता है।
तो जितना अच्छा हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जितना हम अपने मन की बातों को बोलते हैं, यह भी सेल्फ लव का एक एस्पेक्ट है। सेल्फ लव के कई सारे आयाम हैं। जब कभी कहीं पर आपको बोलने का मन करता है और वहाँ पर अगर आप बोलते हैं तो सेल्फ लव है। अगर आप अपनी बातों को दबा जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या सोचेगा, वो उसे कैसे लेगा, अगर आप में बोलने के भाव आ रहा है फिर नहीं बोलते हैं, तो ये सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ एक्सप्रेशन की कमी है, और तभी थायराइड होता है। तो अपने जीवन में सेल्फ लव को बढ़ाएं। बोलना, क्वालिटी बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। ज़्यादा तो हम बोलते हैं लेकिन गलत जगह पे बोलते हैं, जहाँ पे दूसरा सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है फिर भी हम बोले जा रहे हैं। बहुत जगह पे वो भी होता है। सोच समझ के बोलना, सामने वाला सुनने के लिए कितना तैयार है उतना बोलना, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलना, लेकिन जहाँ पे बोलने का भाव आए वहाँ पे बोलना। अपने बोलने पर, अपने वाक क्षेत्र पे काम करना है तो आपका थायराइड ठीक होगा। एक्यूप्रेशर के लिए आप हमारा वो थायराइड का वाला वीडियो देखिएगा। जो घुटना दर्द आपने बताया है उसके लिए आपको बता दूं, हमें अपने पैर पे LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट डिटॉक्स करने के लिए फायदेमंद होता ही है। हमारे जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक है। आपको चित्र फिर से दिखाया जा रहा है। पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में आपको ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाना है। खुद से भी दबा सकते हैं और आप दूसरों से भी दबा सकते हैं। आप LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने के लिए समय देंगे तो आपको यहाँ पर दर्द मिलेगा। जब तक दर्द मिलता है तब तक आपको रोज 5 बार इसको दबाना है। LV3 दबाते हुए आप यहाँ पे अफर्मेशंस कर सकते हैं। थायराइड के लिए अफर्मेशंस हमने देखा है, अपने आप को व्यक्त करना, खुद से प्यार करना और अपने आप को व्यक्त करना। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं स्वयं को व्यक्त करती हूँ। जहाँ पर बोलने का भाव आता है वहाँ पे मैं जरूर बोलती हूँ। बोलने के मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा बोलना, मेरा बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसा अफर्मेशन कर सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो जॉइंट पेन होता है। तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, परिस्थितियों के अनुसार से मैं बदलने को तैयार रहती हूँ। जब हम जिद्दी होते हैं, नहीं मेरे जीवन में तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, जीवन तो बदलता रहता है। अब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, पहले मोबाइल का उपयोग नहीं करते थे। बहुत पहले बिजली का भी उपयोग बहुत कम करते थे। टेक्नोलॉजी बदली, परिस्थितियां बदली, समय बदला, हम बहुत कुछ नया चीज कर रहे हैं। बदलते, जब समय बदलता है, लोग बदलते हैं, माहौल बदलता है, उम्र बदलती है, हमें थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। स्टबर्न नेचर, जिद्दीपन जॉइंट पेन का एक कारण होता है, घुटनों के दर्द का कारण होता है। फ्लेक्सिबल बनिए। परिस्थितियों के अनुसार जहाँ पे बदलने की जरूरत है मैं बदलने को तैयार रहती हूँ। मैं आवश्यकता अनुसार ढल जाती हूँ, बदल जाती हूँ। इन बातों को बोलना है LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाते हुए। इससे आपका घुटना दर्द ठीक होगा। और हमारे पैर पे, हमारे हाथ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU5। हर एक रोग के लिए ना कई सारे पॉइंट्स हैं, 1 या 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम समझ लें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है जहाँ पे हम कलाई को मोड़ते हैं, आपको चित्र दिखाया जा रहा है। तो जो आगे मुड़ने वाला हिस्सा है उसके ऊपर कॉर्नर पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लंग 5। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में आपको दबाना है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाएंगे तो आपको, आपका जो घुटना दर्द है वो ठीक होने लग जाएगा। और जो अफर्मेशन करना है, अफर्मेशन सेम होगा। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं जहाँ बोलने का भाव आता है वहाँ बोलती हूँ, और मैं फ्लेक्सिबल हूँ। आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार मैं बदलने को तैयार रहती हूँ। इन अफर्मेशन का प्रयोग करने से आपको घुटने दर्द में फायदा होगा। थायराइड के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप हमारा वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको थायराइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएंगे। तो सर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है महिमा शर्मा जी का। इनका कहना है कि इनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है पिछले लगभग 15 से 16 सालों से। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, अर्थराइटिस जैसे कि जो व्यूअर्स अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, उनको भी ये लग रहा होगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये क्या अलग है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये क्या है, पहले इसे समझूंगी। ये वर्ड तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है दुनिया में डॉक्टर की वजह से। तो अर्थराइटिस तो बहुत ज़्यादा को पता होगा। अर्थरा जो है वो ज्वाइंट्स के लिए कहा जाता है, और आइटिस इन्फ्लामेशन, सूजन। ज्वाइंट्स में जब सूजन होती है तो उसको अर्थराइटिस कहते हैं। और कई सारी अर्थराइटिस होती है, उसमें एक टाइप है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको ऑटो इम्यून भी कहा जाता है। लेकिन अब ये ऑटो इम्यून अर्थराइटिस कई तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है। हमारे शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स प्रभावित होते हैं। जब एडवांस स्टेज में ये हो गया होता है तो हमारे शरीर के हर एक ज्वाइंट्स प्रभावित होते हैं।
तो जब हमारे पास ये सवाल आया तो सिर्फ एक सेंटेंस में सवाल था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपसे अनुरोध है कि आप अपना सवाल जब भेजें तो अपनी समस्याओं को आप विस्तार में लिख कर भेजें। डॉक्टर जो कहते हैं उन शब्दों का प्रयोग अगर आप नहीं भी करेंगे या कम महत्व देते हुए लास्ट में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेडिकल डायग्नोसिस से तो आप इलाज करा चुके। ज़्यादातर लोग कई तरह के इलाज कराने के बाद हमारे पास सवाल भेजते हैं, उनके सिस्टम से तो आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनके डायग्नोसिस, उनके टर्म्स को हम यूज कम करें, अपने शब्दों में अपना सवाल भेजें। और एक ही बीमारी कई अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। अब किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है, किसी को हाथ के जॉइंट से प्रॉब्लम होता है, किसी को पैर के जॉइंट से प्रॉब्लम होता है, किसी को पूरी बॉडी के जॉइंट से प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप अपनी बात लिख कर भेजेंगे तो हम आपको सही एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बेस्ट बता पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर पूरे शरीर में दर्द है, शरीर के हर एक जॉइंट में दर्द है। जब हर एक शरीर के जॉइंट में दर्द होता है तब समझना है कि हमें अपने भीतर अपान वायु पे काम करना है, अपान वायु को कंट्रोल करना है, उसको कम करना है। तो यहाँ पे आपके लिए योगासन के अंदर पवन मुक्तासन काफी लाभदायक रहेगा। किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में 1 महीने के लिए या कुछ समय के लिए आपको योगासन सीखना चाहिए। और पवन मुक्तासन सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन, जिसमें हमारे फिंगर्स का जॉइंट, हाथों के फिंगर्स का जॉइंट का मूवमेंट और पैरों के छोटी अंगुलियों के जो मूवमेंट वाले जो आसन होते हैं उनका प्रयोग ठीक से करना है, तो उससे आपको फायदा होगा। अगर दर्द एडवांस स्टेज पे है, अंगुलियां नहीं मुड़ पाती, फिर भी जितनी मुड़ पाती हैं उतना आप करेंगे। योगा जो है तो बहुत जेंटल होता है। योगा और एक्सरसाइज में अंतर यही है, एक्सरसाइज में हम ताकत लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं। योगा में तो हम बहुत सॉफ्ट तरीके से करते हैं, आराम आराम से करते हैं। लेकिन आराम आराम करने से भी धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योगा में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर फोकस होता है, एक्सरसाइज में ताकत का प्रयोग करते हैं और ताकत बढ़ाने पर फोकस होता है। योगा में हम अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने पर फोकस करते हैं। तो योग को ठीक से समझिए और कीजिए। पवन मुक्तासन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए और 5 मिनट्स का सेवन करना चाहिए। 5 मिनट्स जो है वो गेहूं और चावल से भी बेहतर खाद्य पदार्थ हैं। जौ, बाजरा, रागी, ये सभी मिलेट्स के अंदर आते हैं, लेकिन सभी मिलेट्स का प्रयोग नहीं करना है। 5 मिलेट्स जिनका प्रयोग डॉक्टर खादरवली काफ़ी करते हैं, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, ये 5 वैरायटी है। ये साउथ इंडिया में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी उपज हर जगह हो सकती है। लेकिन पॉपुलरिटी कम होने की वजह से कम किसान इसको उगा रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे या और भी कई दुकानों पे ये मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। इन 5 मिनट्स का सेवन आप शुरू करें, यह आपके शरीर को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। अपान वायु को समझें और कम करें, पवन मुक्तासन करें, अपनी बॉडी में गैस ना बनने दें। गैस्ट्राइटिस जो है वो दर्द को बढ़ाता है। और अपने हाथ में आप वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर, अगर आपके इंडेक्स फिंगर में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो तो वायु मुद्रा का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इंडेक्स फिंगर, तर्जनी को मोड़ना है और अंगूठे से दबाना है, और ऐसा दबाए हुए 5 मिनट रखना है, दिन में 3 बार, 3 से 5 बार। 5-5 मिनट के प्रयोग करेंगे तो वायु मुद्रा जो है अपान वायु को कम करती है। अपान वायु कम होगी तो आपके शरीर में ज्वाइंट की तकलीफ कम होगी। और साथ में ध्यान का अभ्यास नियमित रखें। ध्यान तो सभी रोगों को ठीक करता है। आपका बीपी भी ठीक होगा, आपकी अर्थराइटिस भी ठीक होगी। ध्यान में नियमित रूप से बैठें और धैर्य रखें। समय लगता है ठीक होने में, लेकिन ठीक आप जरूर होंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं महिमा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना सवाल भेजें, जैसे कि सर ने अभी कुछ समय पहले बताया कि सवाल जब भी आप भेजते हैं तो आप अपने शब्दों में लिख करके भेजिए। जो भी आपको तकलीफ हो रही है वो हमें बताइए, जिससे कि आपकी समस्या को समझना और उसका सही समाधान देना हमारे लिए संभव हो पाए और आपकी समस्या का आपको एग्जैक्ट सही समाधान मिल पाए, जिससे कि आप भी स्वस्थ हो पाए। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि अपना सवाल आप थोड़ा सा डिटेल में लिखकर भेजिए, अपनी समस्या को थोड़ा अच्छे से बताएं। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे इस श्रृंखला को, सवाल जवाब की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी
अगला सवाल जो है, इसमें जो व्यूअर हैं हमारे, इनको है इंसोम्निया की प्रॉब्लम। तो सर, इंसोम्निया क्या, ये मैं सही समझ पा रही हूँ, वही है जिसमें रात में नींद नहीं आती है? हाँ। तो ये पहले इसको थोड़ा सा समझाइए थोड़ा सा डिटेल में, और फिर इसके बारे में बताइएगा। देखिए, इंसोम्निया जिन लोगों को होता है उन लोगों को पता नहीं है कि उनके लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है कि वो तनाव जो है उनकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बेसिकली तनाव को कम करना है, रिलैक्स रहना सीखना है। अगर रिलैक्स रहना कोई व्यक्ति जानता है तो उसे नींद जरूर आएगी। लेकिन अगर समस्या को ठीक से नहीं समझा हो और बस वो समझे कि नींद नहीं आ रही है, तो अगर आपको लगता है नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खाएं, तो नींद की गोली खाने से इंसोम्निया ठीक नहीं होती है, बस आपकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती जाती है। नींद की गोली ना खाते हुए अपनी नींद को डायरेक्ट रूप से नेचुरल तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करें। ध्यान का अभ्यास आपको रिलैक्स रहना सिखाता है। रिलैक्स करने के लिए और भी कई तरह के साधन हैं, तरीके हैं। आप प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप योग निद्रा के माध्यम से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। योग निद्रा एक गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं, या मेरी आवाज़ में आपको यूट्यूब पर योग निद्रा मिल जाएगा। योग निद्रा का अभ्यास करने से रिलैक्सेशन आता है। हमारे हृदय की नाड़ियों का भी प्रभावित होना ही कारण होता है। तो हम अपने हाथ में भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें और उस पर काम करें। HT7 हार्ट 7, हमारी कलाई पर छोटी उंगली की लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें धीरे धीरे 20 बार दबाना है। ऐसा 24 घंटे में 3 से 5 बार दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाने पर दर्द नहीं मिलता। आपको स्क्रीन पर HT7 दिखाया जा रहा है, आप समझ लीजिए। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने पर दर्द कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको इसे दबाना है, और इसको दबाने से आपकी हार्ट की नाड़ी मजबूत होगी और आपको नींद अच्छी आएगी। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाने के साथ साथ आप यहाँ पे लाल रंग का कलर थेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 20 बार दबाने के बाद में आप यहाँ पर HT7 पर लाल रंग लगा लें। लाल रंग लगा लेने से भी रंगों का प्रभाव होता है और नाड़ियाँ जो हैं वो एक्टिव होती हैं। नाड़ियों को हम कई तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। ध्यान से तो नाड़ियाँ एक्टिव होती ही है। सबसे सरल तरीका तो ध्यान ही है। ध्यान में जब हम शांत होकर शून्य होकर बैठते हैं तो अपने आप कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी हमारे स्पाइन में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में उतरने लगती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी में उतरेगी तो सभी नाड़ियों में जाएगी, हृदय की नाड़ियों में भी आएगी, और जब वो आएगी तो हीलिंग हो जाएगी, आपको नींद आने लग जाएगी। ध्यान के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, योग निद्रा के माध्यम से, और गहरी सांसें लेना और छोड़ना। और गहरी सांसें जब लेने छोड़ने का जब प्रयोग करते हैं तो सांसों को मुंह से छोड़ना चाहिए, वह हमें ज़्यादा रिलैक्स करता है। इसको वैगस नर्व को एक्टिवेट करने वाला ब्रीदिंग भी कहते हैं, वैगल टोन ब्रीदिंग। गहरी सांसें नाक से लेना और मुंह से सांसों को छोड़ना, तो यह भी रिलैक्स करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से आप गहरी नींद पाएंगे। सर, इंसोम्निया में और क्या कुछ किया जा सकता है? जैसे कि ये तो रिलैक्सिंग मेथड्स हो गए, हम स्ट्रेस को कम करेंगे तो नींद आएगी। हाँ। लेकिन और क्या कुछ करें इसमें? स्ट्रेस को कम करना ही है। हाँ, स्ट्रेस को कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं, हम उस पर सोच सकते हैं। बिल्कुल। हम शास्त्रीय संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से हम एक रिलैक्स होने लग जाते हैं। तो अगर जिन्होंने सवाल भेजा है, अगर आपके पास समय हो तो आप कोई अगर क्लासिकल म्यूजिक अगर आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकें, जैसे बांसुरी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप सीख सकें तो यह आपको बहुत हेल्प करेगा। नहीं सीखने का समय है, सुन तो सकते हैं। राग बागेश्वरी एक क्लासिकल म्यूजिक का एक राग है। रागा थेरेपीज, अलग अलग रागों को सुनने से भी हम अपनी नाड़ियों को संतुलित कर सकते हैं। राग बागेश्वरी को आप सुने, या बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक को जब आप सुनने जाएंगे ना, तो सुनते हुए आप पाएंगे कि हाँ, इस म्यूजिक को सुनने से आपको रिलैक्सेशन मिलती है। जिस म्यूजिक को सुनने से रिलैक्सेशन मिले, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लासिकल म्यूजिक एक बहुत अच्छा तरीका है नींद को लाने का और कई अलग अलग बीमारियों को ठीक करने का। म्यूजिक थेरेपी, रागा थेरेपी, शास्त्रीय संगीत हमारे भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी संपदा है, जिसका एसेट, जिसका हम यूज नहीं करना जान रहे, जिसका हम यूज नहीं कर रहे। सोते समय राग बागेश्वरी को आप सुने आधे घंटे आंख बंद करके, पूरा फोकस करते हुए म्यूजिक को सुनते सुनते आप पाएंगे कि आपको नींद आने लग जाती है।
तो सर इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीनू बख्शी जी का। इनका कहना है कि इनके नाक में नेजल पॉलिप्स हो गए थे, जिसका ऑपरेशन उन्होंने नवंबर में करवाया था, 24 नवंबर को कराया था, लेकिन जैन शुरू होते ही वो फिर से वापस आ गए और इसकी वजह से ही अब इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। राइट हैंड साइड में जो नाक है वहाँ से इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे कितना हमारे पास इंटरेस्टिंग सवाल है कि उन्होंने सर्जरी करवा ली और सर्जरी फेल हो गई। जी। तो इन सवाल से हमें सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। आप सर्जरी पर मत जाएं। सर्जरी को हमेशा लास्ट ऑप्शन रखें। पहले आप आध्यात्मिक चिकित्सा, ध्यान वाली चिकित्सा, एक्यूप्रेशर वाली चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, इनका आप सहारा लें। यह ज़्यादा कारगर है ना। हमको लगता है कि जल्दी हो गया, लेकिन वो काम नहीं आता। तो सर्जरी करके हम सिर्फ ऊपर पॉलिप को हटा रहे हैं। एक पॉलिप, दो पॉलिप को हम हटा देंगे, लेकिन किस कारण से वो पॉलिप्स बन रहे हैं, अगर उन कारणों को हम दूर नहीं करेंगे तो पॉलिप्स दोबारा बन जाएंगे। ऐसा हर एक सर्जरी के मामले में। सर्जरी इज नॉट ए गुड चॉइस। तो यहां पे हम समझिए, देखिए नेजल पॉलिप जो है, यहां पे जो नाक जो है वो हमारे लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें अपने लंग्स की नाड़ियों पे काम करना है। लंग्स की नाड़ी में टोटल 11 पॉइंट होते हैं। ध्यान करने से, ध्यान में नियमित रूप से बैठने से अपने आप आपके लंग्स की नाड़ी में प्राण बहेगा और हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप इसे तेज भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, प्राण, जो ऊर्जा विज्ञान में हम प्राण पे काम करते हैं, दो प्राण हैं, सूर्य और पृथ्वी। ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है। तो यहाँ पे पृथ्वी प्राण पर हमें काम करने की जरूरत है। LU9 से LU7 हमारी कलाई पर, LU9 जो है वो कलाई पर अंगूठे के साइड में LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LU9 से मसाज करते हुए LU7 की तरफ जाना है। आपको चित्र दिख रहा है, LU9 को समझिए, वो कलाई के पास है। कलाई से आपको कोहनी की तरफ जाना है, दो एक्यूप्रेशर पॉइंट LU8 को क्रॉस करते हुए LU7 तक। जनरली मसाज टोन करने के लिए होता है, यहाँ पे सिडेट करने के लिए मसाज है। तो LU9 को दबाना है और LU9 से दबाते हुए LU7 की तरफ जाना है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तभी आप फायदा ले पाएंगे। एक्यूप्रेशर में दबाने का तरीका और किस दिशा में दबाना है, इससे भी बहुत रिजल्ट मैटर करता है। कभी कभी कुछ लोग अगर इन बारीकियों को नहीं समझते हैं और बिना डिटेल जाने अगर एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि एक्यूप्रेशर से फ़ायदा नहीं होता है। एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन आपको बारीकियों का ध्यान, जानकारी होना चाहिए। तो LU9 से LU7 की तरफ मसाज करना है। हमें लंग मेरिडियन में जो इंची है उसे हम सिडेट कर रहे हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप ना समझें इंची और यांग ची का, तो आप ये समझें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक दबाना है। LU9 से लेकर LU7 तक दबाना है। यह आपको हेल्प करेगा और ध्यान का अभ्यास करते रहिए। रेगुलर इन दोनों चीज़ों को अपनाएंगे, आपकी पॉलिप ठीक हो जाएगी। राजू दीक्षित को भी आप सुन सकते हैं। राजू दीक्षित जी नाक में तेल डालना और घी डालने का प्रयोग बताते हैं। अगर आप वो उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसमें घी डालने से, गाय का घी या सरसों का तेल डालने से भी हो जाता है। उससे भी ब्लॉकेज बहुत बार क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे योग प्रशिक्षक हो तो आप जल नीति भी सीख सकते हैं। जल नीति का प्रयोग भी आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई अच्छा योगा ट्रेनर आपके आसपास होना चाहिए। पहली बार आपको उनके सुपरविजन में करना है। जब बात समझ में आ जाए फिर तो कभी भी कर सकते हैं। जल नीति के लिए सीखना पड़ेगा। जो ध्यान है और ये जो एक्यूप्रेशर है, ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो नेजल पोलैप है, इसका क्या साइकोसोमेटिक क्या रीजन होता है? इसको कैसे समझे कि इसका कारण को अगर समझा जाए तो मानसिक तौर पर क्या है? देखिए, यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक में लुई हे ने सभी रोगों का मानसिक कारण दिया हुआ है। और हम यहाँ चिंतन मन समझे तो यहाँ पर जो सांस लेने में ब्लॉकेज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो जिंदगी वो जीना चाहता है, अपने पसंद की जिंदगी वो नहीं जी पा रहा है, उसको आज़ादी नहीं है, वो खुलकर सांस नहीं ले सकता, उसे सफोकेशन फील होता है, जब उसे ये लगता है कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रोपोर्शन में आज़ादी मिलती है जी। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, मेहनत करते हैं
आउट ऑफ वे जाकर अपना काम करते हैं तो आपको वैसी एम्पावरमेंट, वैसी आज़ादी, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हम काम करें कम और सोचें कि हमें तो इतना मिलना चाहिए। कोई विद्यार्थी पढ़ाई करे 1 घंटे और सोचे कि मुझे तो फर्स्ट डिवीजन आना है, मुझे तो एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसा ही हर जगह पे मामले में है। किसी व्यक्ति की सैलरी कम नहीं होती, किसी को मार्क्स कम नहीं आते, किसी का किस्मत खराब नहीं होता। कर्मों का सिद्धांत नहीं समझने की वजह से ऐसा मानते हैं। तो यहां पर भी आजादी के मामले समझ लें कि अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जहां पर वो जितना काम करना चाहता है, जिस ढंग से काम करना चाहता है, उसको जितनी आजादी मिलनी चाहिए उतनी मिलती है जितनी उसके पास समझ है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहता है। तो यहां पर भाव अफर्मेशन ये करना है कि मैं अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हूं, मुझे आजादी है, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। जब यह भाव, स्वतंत्रता का भाव, खुलेपन का भाव, आजादी का भाव जब गहरा हो तो ना कि ये जो तकलीफ है यह ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं जो हमारे व्यूअर हैं और जिनका इससे रिलेटेड सवाल है उनको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगले सवाल की ओर जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक अपना सवाल नहीं भेजा है और यदि आपके मन में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम हैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए, उनका सुझाव आपको देने के लिए। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे अगले सवाल की ओर। सर अगला सवाल जो है सुदीपा मांझी जी का है, राजस्थान भीलवाड़ा से। इनके फादर के लिए प्रॉब्लम है, इनको सेरेबेलियम एटाक्सिया की प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले समझना चाहूँगी, ये कहना चाहते हैं कि जो क्योर नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ये कहा है। मैं इनका सवाल पहले कंप्लीट कर दूँ। तो इसके साथ ही ये जानना चाहते हैं कि क्या मेडिटेशन से ये हील हो सकता है? और इस पर जाने से पहले मैं इस बीमारी को समझना चाहूँगी कि ये क्या बीमारी है और इसको कैसे समझे, क्या है ये? सेरिबेलम एटैक्सिया ये एक न्यूरो नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में पीछे एक पार्ट होता है सेरिबेलम, ये उस रीजन का इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूछने के ढंग से मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने बहुत अच्छा शब्दावली का प्रयोग किया है कि डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। यह बहुत एक अच्छी सोच है कि आप इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन हैं कि शायद इसका कोई दूसरे तरीके से इलाज हो। तो बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है। सेरिबेलम एटैक्सिया का भी इलाज है, लेकिन आपको यहाँ पर बीमारी से नहीं, आपको लक्षण के आधार पर बातें समझनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। तो सेरिबेलम एटैक्सिया में जो गेट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, तो हमें अपने नाड़ियों में संतुलन लाना है। तो ध्यान तो नियमित रूप से करना ही है, ध्यान तो हर जगह पे जाता है। ध्यान करने से जो प्राण ऊर्जा का संचार नाड़ियों में बढ़ेगा। तो ध्यान में 2 बार बैठने के लिए अपने पिताजी को मोटिवेट करें, 1 बार उनके साथ भी बैठें। क्योंकि देखिए क्या होता है, नया व्यक्ति जब ध्यान कर रहा होता है ना, जब कोई फिजिकल कंपनी मिल जाती है तब सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे ध्यान में बैठना है। तो मेडिटेशन में पिताजी के साथ ध्यान में बैठिए और 2 बार ध्यान में बैठने के लिए मोटिवेट कीजिए। ध्यान उनका चाहे जैसा लगे। ध्यान अगर नहीं लगता तो आंख बंद करके म्यूजिक सुनते रहें। वैसे म्यूजिक सुनना ध्यान नहीं है, वो नाद योग हो जाता है। हम श्वास योग वाला ध्यान करते हैं, आती जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन आंख बंद करने से भी धीरे धीरे ध्यान की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान के अलावा अनुलोम विलोम का प्राणायाम करना है। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करता है। हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऊर्जा जो है वो संतुलन में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नेचुरली संतुलन डिस्टर्ब हो गया एटैक्सिया में, वो मूवमेंट डिसऑर्डर है ना, हमारे जो दोनों हाथ हैं उनका आपस में संतुलन नहीं रहता। तो नाड़ियों का संतुलन नहीं है, इसलिए नहीं है। तो हमें नाड़ियों का संतुलन लेकर आना है। ध्यान से पहले या डायरेक्ट भी दिन में 2 बार अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। और यहां पर अगर 10 बार भी किए ना तो यह भी फायदा करेगा। इसमें कोई 10 मिनट करने पर ही फायदा मिलता है ऐसा नहीं है। जो पिताजी के लिए कंफर्टेबल है उससे दिन में 2 बार उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाएं। और इसके साथ साथ आप YouTube पर, गूगल पे आप देखिएगा, एक
एक रिसर्च हुआ है यूएसए में, और एक क्रिया है सतनाम क्रिया। सतनाम क्रिया मेडिटेशन भी उसको कहते हैं। हार्वर्ड का ये रिसर्च है। इसमें एक मंत्र सतनाम, उसको 4 फिंगर से जोड़कर प्रयोग करवाया गया है, और इससे पाया गया है कि इससे जो ब्रेन का जो डिजेनरेशन है उसमें काफ़ी हेल्प होता है। तो ये मंत्र कोई भी हो सकता है। अगर सतनाम क्रिया अगर करते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो उसमें 12 मिनट का इसका जो मिनी वर्जन है वो 12 मिनट का है। 12 मिनट इज इनफ अगर दिन में 2 बार हम करते हैं तो। और इसमें 2-2 मिनट के एक स्टेप होते हैं। तो हर एक मंत्र के साथ फिंगर का हमें मूवमेंट करना होता है, और उसकी इंटेंसिटी घटती स्लो होती है फिर बढ़ती है। पहले बोल कर करना है, फिर मन ही मन करना है, और फिर सिर्फ सुनना है, और फिर बाद में फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। पहले 2 मिनट बोलकर, फिर 2 मिनट सुनकर, फिर 2 मिनट साइलेंस में, फिर साइलेंस, फिर मन में बोलना, और फिर वर्बली बोलना। तो किसी भी मंत्र के साथ इन फिंगर का मूवमेंट किया जा सकता है। जो हमारे फिंगर के टिप्स हैं ये हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो अगर आप अपने पिताजी के हाथों के और पैरों के फिंगर टिप्स को अगर मसाज करेंगे तो यह भी ब्रेन को हेल्प करेगा। 20 अंगुलियों को सुबह शाम आप उनका मसाज करें। खुद से भी अगर वो मसाज कर सकते हैं तो थोड़ा सा बता दें, अगर थोड़ा थोड़ा भी दबा पाएं। और यहाँ पे ताकत का महत्व नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का महत्व होता है। इस बात को समझना है। ज़्यादा जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, बस दबाने की जरूरत है। तो फिंगर टिप्स को दबाएं, और ये सतनाम क्रिया मेडिटेशन आप करवा सकते हैं, जिसमें म्यूजिक रिदम के साथ आपको टच करना है, और उसमें विजुलाइजेशन का प्रयोग भी होता है। विजुलाइजेशन अगर कर सकें तो ठीक है, नहीं तो बिना विजुलाइजेशन का भी फिंगर मूवमेंट का मेन इसमें रोल है। तो हमारे नाड़ियों का ईड़ा पिंगला लेफ्ट राइट की नाड़ियों में जब संतुलन आएगा तो ये अटैक्सिया ठीक होने लग जाएगा। हर एक रोग का क्योर है, लाइलाज कुछ भी नहीं है। बस धैर्य के साथ। अब कोई बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है तो आपको 6 महीने से 1 साल तक का धैर्य रखना पड़ेगा पूरा फायदा होने के लिए। लेकिन रेगुलर करने लगेंगे तो महीने 2 महीने में ही आपको चेंज दिखना, थोड़ा थोड़ा चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन धैर्य के साथ अभ्यास करने की जरूरत है। अब तुरंत मत सोचें कि कुछ दिन हो गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे, फायदा जरूर होगा। सर, क्या यहाँ पर एटेक्सिया में भी कोई साइकोसोमेटिक रीजन हो सकता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पे जो एजिंग का जो साइकोसोमेटिक रीजन है, एजिंग क्यों होती है हमारे शरीर में? एजिंग इसलिए होती है कि जब हम सीखने की टेंडेंसी को स्लो कर देते हैं। एक बच्चे में जैसे सीखने का भाव होता है, सीखने के लिए हमेशा वो तैयार होता है, वैसे हमें थ्रू आउट द लाइफ, हमें आखिरी सांस तक सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जब वो बोलते हैं मैंने तो मेरी आधी जिंदगी तो मैंने काट ली, मैंने तो अपना जीवन अब काट लिया, अब तो बस बच्चों का जीवन है जी। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसा सोचते हैं। वो सेल्फ लव की कमी है, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे। अपने लिए जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखना चाहिए। हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। और अगर हम ध्यान में आ जाएं, अध्यात्म में आ जाएं, स्वाध्याय में आ जाएं, तो सीखने को तो इतना कुछ है। हम भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, हम उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं। विशेषण में हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहते हैं, हम उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। तो सीखने का एटीट्यूड जब हमारा स्लो डाउन होता है तो एजिंग आती है। तो सेरेब्रल एटेक्सिया को एजिंग से जोड़ सकते हैं। नर्वस सिस्टम जो है, और जीवन में कहीं अन्याय नहीं होता, ये बात जाननी है। प्रकृति कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करती है। कर्म सिद्धांत को थोड़ा समझना है, और मेरे जीवन में अन्याय हुआ है ऐसा भाव नहीं रखना है। अगर हम सीखने को तैयार रहते हैं, अगर हम यह नहीं मानते कि मेरे साथ कभी अन्याय होता है, मेरी किस्मत कभी खराब होती है, भगवान हमें रोक देता है, भगवान को नहीं पड़ी है कि किसी को बीमार बनाएगा। हम अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी, अपनी लापरवाही से बीमार पड़ते हैं। सीखने का भाव हो तो हम अपने ब्रेन को, अपने नर्वस सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। तो साइकोसोमेटिक रीजन यहाँ पे यही है। और हम लगभग भगवान को ज्यादा ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। कभी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रोग हो, कभी भी हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में यह रोग क्यों आया है। ब्लेम करके ना हम जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। जीवन सीखने का नाम है। अगर शरीर में कोई भी, कहीं भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, चाहे उसका इलाज है या नहीं है, चाहे आप उसके लिए गोली खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, अगर रोग है तो आपको सीखने की जरूरत है। वैसे सीखने की जरूरत तो सबको है, लेकिन अगर रोग है तब तो जरूर है, क्योंकि अगर आप सीख लेंगे
तभी आप ओवरकम कर पाएंगे। तो एक तो ध्यान सीखना है और जीवन जीने के तरीके को, आत्मा की जर्नी को, अपने मन के अलग अलग आयाम, इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इस पर हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सीखेंगे, हर रोग को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं हो, चाहे कोई भी डॉक्टर कुछ भी कहता हो। ध्यान को अपनाएं, सरलों को अपनाएं, नाड़ियों के विज्ञान और चक्रों के विज्ञान को समझें। हर रोग का क्योर है। सर यहाँ पर मैं ना सुजोग के बारे में और जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर सुजोग कारगर साबित होगा, कि सुजोग को किस तरह से इसमें अपनाएं? जब हमने फिंगर टिप्स को मसाज को किया तो सुजोग ही है वो जी। जब एक फिंगर जो है ना, जैसे कि आप थंब के बारे में बताते हैं, हमारा हेड होता है। यस, थंब हमारा हेड होता है। और जब हम एक इंडिविजुअल फिंगर पे देखते हैं तो यह भी एक मिनी सुजोग के सिस्टम में हमारी ये पूरी बॉडी होती है। ओके। तो उसमें ये फिंगर, ये हर एक फिंगर का जो टॉप पोर्शन है वो हेड होता है। तो अगर हम सभी 20 अंगुलियों के टॉप के अपर पोर्शन को दबा रहे हैं, टॉप पार्ट को दबा रहे हैं, तो हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कान का मसाज कर सकते हैं। हम इस जगह पे लाल रंग लगा सकते हैं। अगर बीपी की प्रॉब्लम ना हो, बीपी हो तो फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी हो जाएगा, फिर कलर का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, फिर से हम मसाज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की तकलीफ ना हो तो हम इन पोर्शन पे हम लाल रंग लगा सकते हैं। तो हम मसाज कर लें और फिर यहाँ पे लाल रंग लगा के छोड़ दें। सभी उंगलियों पे भी अगर बीपी प्रॉब्लम नहीं हो, टिप्स पे मसाज करने के बाद हम यहाँ पे लाल रंग लगा दें, तो यह ब्रेन को ब्लड सप्लाई और सूर्य प्राण को बढ़ाएगा। तो हीलिंग जो है वो जल्दी हो। तो सर कान का जो मसाज आपने बताया, अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पर हम मसाज करके रंग लगाकर छोड़ सकते हैं, लाल रंग लगा सकते हैं। और यदि बीपी की प्रॉब्लम है तो सिर्फ मसाज कर सकते हैं। जी, तो सिर्फ मसाज करना है, कलर नहीं लगाना है, काम वो पूरा उतना ही करेगा। लेकिन अगर बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है, रेड कलर लगाते हैं, तो वो और ज़्यादा बेटर साबित होगा। सेरिबेलम एटेक्सिया में जनरली बीपी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनसे पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बीपी प्रॉब्लम नहीं होगी तो दबा भी सकते हैं और लाल रंग भी लगा सकते हैं। ओके। तो सर मैं इसके बारे में और थोड़ा समझना चाहूँगी, जो सेरिबेलम एटेक्सिया है, क्या इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है या किस तरह से होता है, या इसकी स्टेजेस होती हैं? देखिए, इस सवाल में भी हमें डिटेल अगर उन्होंने भेजते तो ज़्यादा अच्छा थोड़ा रहता। डिटेल का मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है। जैसे जब सेरिबेलम का टेस्ट करना होता है तो हम दोनों फिंगर को एक आंख बंद करके हम ऐसे लाने को करते हैं। वैसे तो एक आंख से संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, दो आंखों से जब हम खुल रहे हैं तब हम आराम से टच कर लेंगे जी। जिसका सेरिबेलम अफेक्टेड है वो जब फिंगर को टच करेगा तो एक फिंगर आगे पीछे हो जाएगा, उसे स्पेस का ओरिएंटेशन नहीं रहता। तो ये सेरिबेलम का टेस्ट होता है। हाथों के फिंगर के अलावा पैरों का करते हैं, लिटा के एक पैर की एड़ी से दूसरे पैर को छूकर ऊपर लाने के लिए कहते हैं। जिसका सेरिबेलम एटेक्सिया है या सेरिबेलम का कोई दूसरा डिसऑर्डर भी है तो वो उसका एडी जो है वो प्रॉपर एक लाइन में सीधा ऊपर तक छूते हुए नहीं आ पाएगा। तो सेरिबेलम जो है ना हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है, और खासकर मूवमेंट के मामले में, मूवमेंट में बैलेंस सेरिबेलम का काम है। तो मूवमेंट में जब बैलेंस डिस्टर्ब हो, हमारा चलने का तरीका डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे हाथ डगमगाएंगे, हम हाथों से काम नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम सेरिब्रल एटेक्सिया में होती है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं जो हमारे व्यूअर है जिन्होंने सवाल हमें भेजा है, सुदीपा जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने फादर के साथ ध्यान में बैठेंगे, उनके हाथों के टिप्स के मसाज करेंगे, कान पर मसाज करेंगे। आशा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सीपी त्रिपाठी जी का। इनका कहना है इनके पैर के घुटने में दर्द और सूजन रहती है। घुटने के बाहर, घुटने जो है वो बाहर की तरफ बैंड हो गए हैं, और इसके साथ ही ज़्यादा देर तक ये खड़े नहीं हो पाते। 30 मिनट रोज़ ध्यान करते हैं और सूक्ष्म योग प्राणायाम करते हैं, और इसके बाद में भी कोई लाभ नहीं। ताड़ासन का अभ्यास करने की जरूरत है जी। ताड़ासन करने से हम अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं। जब स्पाइन को स्ट्रेच करें ना तो हमारा स्पाइन जब खिंचाव हो तो हमारा खड़ा होना प्रॉपर होता है। और स्पाइन के रीजन में और पैरों के रीजन में सूर्य प्राण बढ़ाने की जरूरत है। आप सुबह का सूर्योदय या सूर्यास्त, इसके पहले 2 घंटे या आखिरी 2 घंटे, या अगर ये संभव ना हो तो 24 घंटे दिन में किसी भी समय सूर्य प्रकाश में जाएं और सूर्य प्रकाश में आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए।
और ध्यान में ये भाव रखिए कि सूर्य जो है वो मेरे स्पाइन को और मेरे पैरों को हेल्दी बनाए। देखिए, तकलीफ पैर में है, घुटने में है, लेकिन यह बात जाननी है कि जब तक हमारा स्पाइन हेल्दी नहीं रहेगा तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने पैरों को स्वस्थ बनाना है। स्पाइन को, पैरों को स्वस्थ बनाने के लिए स्पाइन को स्वस्थ बनाता है। तो सूर्य की तरफ अपने पीठ को रखते हुए आप आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठिए और यह भाव रखिए कि ध्यान में जब आप शून्य होंगे तो आपके स्पाइन में, आपके पैरों में सूर्य प्राण एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और आप हील होना शुरू हो जाएंगे। रोग प्राण के कमी और इम्बैलेंस, असंतुलन से होते हैं। अगर आप प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं तो आप अपने घुटने की तकलीफ को ठीक कर सकते हैं। धैर्य के साथ समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। 30 मिनट से ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है। जितनी उम्र है हमें उतने मिनट का ध्यान तो हमारा होना चाहिए, तब हमारे जीवन में पर्याप्त प्राण ऊर्जा आ पाएगी। देखिए, अच्छा खाना आप खा रहे हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत पौष्टिक भोजन है, लेकिन आपकी जितनी भूख है उतने आपको भोजन ना मिले तो भी पौष्टिक भोजन जो है वो काम नहीं करेगा। तो डोज भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी। जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान एक बार में होना चाहिए। तो अपने ध्यान की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें और अच्छा म्यूजिक रखें। पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे आपको मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे। मेडिटेशन म्यूजिक पीएमसी हिंदी डाल के यूट्यूब पे आप देखें और अच्छे म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठें। अच्छा सूदिंग म्यूजिक है, बहुत आसानी से ध्यान लग जाता है। ध्यान को समझें, ताड़ासन को बढ़ाएं, सूर्य प्राण को अपने स्पाइन में बढ़ाएं। सूर्य प्रकाश में ध्यान करने के लिए बैठिए। सूर्य प्राण बढ़ेगा, स्पाइन हेल्दी होगा, घुटने हेल्दी होंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नीलम जी का, दिल्ली से है ये। इनका सवाल दरअसल इनके बेटे के लिए है। उनकी जो एज है वो 11 वर्ष के हैं और 30 किलो वजन है उनका। प्रॉब्लम ये है कि सर्दी और गर्मी दोनों ही सीजन्स में हाथों और पैरों में पसीना आता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा भी उनकी करती है और थोड़ा सा हकलाने की इनकी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ हाइपर पर्सपिरेशन, तो इसके बारे में भी समझना चाहूंगी सर कि ये क्या है हाइपर पर्सपिरेशन। हाइपर पर्सपिरेशन के 2-3 कारण होते हैं जी। एक कारण होता है कॉन्फिडेंस की कमी। जब किसी पर्सन को जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कॉन्फिडेंस ना हो तो उसे एंजाइटी टाइप, जो हाइपर पर्सपिरेशन है, एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। सर, तो 11 साल के बच्चे में भी ये संभव है? बिल्कुल हो सकता है। 5 साल के बच्चे को एंजाइटी हो सकती है। अगर हम बच्चों से बात करेंगे, देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्लम जो है, टेंशन जो है वो बड़ी उम्र में ही शुरू होती है। जी। ऑफिस गए, स्कूल गए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्रमोशन पाना है, तभी प्रेशर होता है। नहीं, छोटे बच्चों को भी लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है। अगर उनको अपने जितना खेल वो खेलना चाहते हैं उनको खेल खेलने को नहीं मिले तो भी उनको स्ट्रेस हो सकता है। 5 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकता है। उससे छोटी उम्र के बच्चे को भी, जब उनको भूख लगी है और उनको समय पर उनको भोजन ना मिले तो वो अपनी बात तो ठीक से रख नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे बस रोते रहते हैं। बच्चा रो रहा है तो हो सकता है उसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस हो। तो माँ जितना अच्छा ध्यान करेगी उतना अच्छा वो अपने बच्चे को समझ पाएगी। इसलिए हर एक माँ का ध्यान करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ के माध्यम से एक बच्चे का जीवन बन रहा है। तो यहाँ पे वो बच्चे को ठीक करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ 15 साल 18 साल से छोटे उम्र के बच्चों में जब भी कोई तकलीफ होती है तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भावनात्मक रूप से अभी अपने माँ से और अपने पिता से वो जुड़ा हुआ है। तो बच्चे को ठीक करना है तो उनको ध्यान करना चाहिए ताकि वो इमोशन को समझ सके और उसको प्रॉपर केयर कर सके। तो आप दिन में 2 बार ध्यान बैठने का नियम बनाइए अपने परिवार में, और बच्चे के साथ ध्यान में बैठिए या बच्चा अपना बैठे, और 2 बार में 1 बार आप साथ में बैठे। तो ध्यान में बैठने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जो यहाँ पे हाथों से पसीना आने की जो तकलीफ है, जो हाइपर पर्सपिरेशन है, ये मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस होने से होता है, स्प्लीन की डिफिशियंसी से होता है। स्प्लीन अगर मजबूत होगा, मणिपुर चक्र अगर मजबूत होगा तो ये जो पसीना आने की समस्या है ये ठीक हो जाएगी। साथ में कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उस बच्चे को अलग अलग जगह भेजना है। जितना हम नए लोगों से बात करते हैं, जितना हम नए लोगों से मिलते हैं, जितना हम डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है। तो बच्चे को थोड़ा खुला
स्पेस दें। पेरेंट्स बन जाना आसान है बायोलॉजिकली, लेकिन इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एक अच्छा पेरेंट बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है ना। पेरेंट बच्चे को क्या चाहिए वो आप उसको दे सके ना, एक अच्छा माहौल, एक जिसमें कॉन्फिडेंस वो अपना बढ़ा सके। हमेशा प्रोटेक्शन देने का भाव मत रखें, उसको अपने हिसाब से दुनिया भी एक्सप्लोर करने दें, है ना, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं बढ़ता, कर कर के कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में, डिफरेंट स्कूल के एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए उसे मोटिवेट करें कि जाओ पार्टिसिपेट करो। कहीं बोलने का कंपटीशन है बोलो, कहीं खेलने की बात है खेलो। जीतने के लिए नहीं खेलना है, बस टीम में होने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए खेलना है। तो उसको थोड़ा सोशल बनाएं, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तब एंजाइटी कम होगी। हकलाना जो है वह भी कॉन्फिडेंस की कमी से ही होता है। हाँ, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है गले के पास, उस रीजन में कुछ हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बिनाड़ी का पॉइंट बताता हूं। लेकिन जो साइकोसोमेटिक बात है, साइकोलॉजी पे जो काम करना है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, वो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ज़्यादा वही कॉमन है। और लक्षण भी मिल रहे हैं, जो हाथ से पसीना आने की बात है वहां भी कॉन्फिडेंस की बात है। तो एंजाइटी को दूर करने की फिक्र करें और रिलैक्स रहना भी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स रखने के लिए योग निद्रा सिखाइए। बच्चे को योग निद्रा कराने से पहले खुद योग निद्रा करें। जब भी आप अपने परिवार में कभी किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, अगर हम उसका अभ्यास खुद कर रहे हैं तभी हम दूसरों को बोलने के हकदार हैं। तभी हम अपने अनुभव के आधार पर बोल सकते हैं कि ये इतना अच्छा है, इसको करो। तो योग निद्रा को आपको खुद करना है और फिर आप बच्चे को भी करने के लिए बोले। योग निद्रा करने से रिलैक्सेशन का आर्ट, रिलैक्सेशन की कला आ जाएगी और तब उसका हकलाना कम होगा, पसीना आना कम होगा। और साथ ही साथ स्प्लीन को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी पानी पिया जा सकता है। गर्म पानी में हल्दी डालकर सुबह शाम पीने से हमारा स्प्लीन, हमारा पैंक्रियाज मजबूत होता है। और मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए तो ध्यान ही मुख्य उपाय है। ध्यान के अलावा जो दूसरे उपाय दुनिया में प्रचलित हैं, मैं उनका सलाह नहीं करने का सलाह देता हूं। आप किसी मंत्र के चक्कर में ना पड़े, आप किसी की विजुअलाइजेशन के चक्कर में ना पड़े। आनापानसति ध्यान से अपने मणिपुर चक्र को, जो हमारे नीचे से तीसरे नंबर पे नाभि के पास आता है, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र चक्र है, जो मणिपुर चक्र है नीचे से तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र जब मजबूत हो जाएगा, और आप देख रहे होंगे मणिपुर चक्र का रंग जो है वो पीला है, यानी कि पीला हल्दी जो है, हल्दी लेने से मणिपुर चक्र पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से तो आपको अपना ध्यान से ही मणिपुर चक्र मजबूत होगा। हाँ, यहाँ पे आप म्यूजिक थेरेपी, राग थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के लिए राग मालकौंस होता है। राग मालकौंस के साथ ध्यान में बैठेंगे तो इससे मणिपुर चक्र मजबूत होगा। तो मणिपुर चक्र ठीक करें, स्प्लीन ऑर्गन को ठीक करें, रिलैक्स रहना सिखाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सोशल बनाएं। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कीरत गोपाल जी का। इनकी उम्र 83 वर्ष है और इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको बार बार रात में वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इसके साथ ही साथ ये इसका सुझाव भी जानना चाहते हैं कि कैसे इसको ठीक कर सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी दवाई ले रहे हैं, और यूरिन के लिए जो जाना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए भी मेडिसिन ले रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? जब 2 प्रॉब्लम हो तो हमें जो पुरानी प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जी। पुरानी प्रॉब्लम को ही मैनेज नहीं हमने किया तो वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है। तो किरत जी, आपको ब्लड प्रेशर और यूरिन का प्रॉब्लम, इनमें जो पुराना प्रॉब्लम है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। ब्लड प्रेशर में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, ऊपर का नीचे का। जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो 120/80 मिलीमीटर मरकरी जब लिखते हैं तो 120 ऊपर का मरकरी जो है वो सिस्टोलिक बीपी है, और नीचे का जो 80 वाला जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अगर डायस्टोलिक वाला ज़्यादा हो तो आपको LV3 से रेट करना है। LV3 हमारे पैर पे होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करेंगे, मतलब आप लगातार दबा के रखेंगे। सिडेट करने को समझिए, अगर टोन करेंगे तो उल्टा प्रभाव होगा। हमें यहाँ पर लगातार दबाव देकर रखना है। कितने देर के लिए? 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए, ऐसा दिन में 3 बार। LV3 से ही आगे
पैर के अंगूठे के जड़ में LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। आप LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, उससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक होती है। LV2 जो कि LV3 के आगे पैर के अंगूठे के जड़ पे है, उसको रेगुलर मसाज करेंगे तो उससे प्रोस्टेट प्रॉब्लम ठीक होने लग जाएगी। LV3 को सिलेक्ट करेंगे तो इससे डायस्टोलिक नीचे वाला बीपी जो है वो ठीक होने लग जाएगा। अगर ऊपर वाला बीपी ज़्यादा है तो आपको LI11 सिलेक्ट करना है। LI11 हमारी कोहनी पर बाहर की तरफ होता है। अपने हाथ को 90 डिग्री पे रखेंगे और 90 डिग्री पे रखने के बाद आपको चित्र भी दिखाया जा रहा है। LI11 पॉइंट को और ऐसे LI10 को सिलेक्ट करने से भी फायदा होने लग जाता है। LI11 को मेन सिलेक्ट करना है, लगातार दबाव देकर रखना है। मसाज या मालिश नहीं करनी है। मसाज या मालिश करेंगे तो फिर बीपी आपका और बढ़ जाएगा। आपको सिडेट यानी कि लगातार दबाव दे के रखना है 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए एक बार। ऐसा दिन में 3 बार करना है। दोनों हाथों में बारी बारी से करना है। LV3 दोनों पैरों में बारी बारी से करना है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत फायदा करेगा। योग निद्रा से हम रिलैक्स रहना सीखते हैं और बीपी हमारा ठीक होता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आज आपने इतने अलग अलग तरह के सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके जिनके लगभग सवाल होंगे उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए यदि आपने अपना सवाल नहीं भेजा है और आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सवाल को हमें ज़रूर भेजिए और अपना सवाल अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।